चलो, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेक्चर नंबर 3 फॉर रिप्रोडक्शन. ठीक है, अभी हम देखेंगे कि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया. दिस इज नॉर्मल टेक्निक टू गिव बर्थ टू द यंग वंस. एक ये नॉर्मल फिनोमिना है कि मेल गमिट यूनाइट होंगे फीमेल गमिट से और एक न्यू प्रोजेनी जनरेट होगी, राइट. लेकिन हम ये देखते हैं कि मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स क्या क्या आई है जिससे हम लोग न्यू बेबी और न्यू यंग वन जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, सो मॉडर्न टेक्निक फॉर रिप्रोडक्शन. मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर रिप्रोडक्शन. ठीक है, द फर्स्ट वन इज IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ठीक है, इसको हम कॉमनली बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी. अब होता क्या है, बेसिकली जो कपल कभी भी यंग वंस बर्थ नहीं कर पाते, किसी में या तो फीमेल में प्रॉब्लम है या तो मेल में प्रॉब्लम है, तो हम उन लोगों को IVF ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करेंगे. नॉर्मली क्या होता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन इसमें क्या है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब. हम स्पर्म और ओवम को कलेक्ट करेंगे, टेस्ट ट्यूब में इम्प्लांट, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे. जैसे ही वहाँ पे बन गया जाइगोट, तो जाइगोट बनने के बाद हम उसको यूटरस में इम्प्लांट कर देंगे. लेकिन ये दो तरीके से होता है, एक होता है जिफ्ट और एक होता है गिफ्ट. जिफ्ट का मतलब होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और इसका मतलब होता है गमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. ठीक है, ये दोनों ही IVF टेक्निक है. इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं. इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर होता है और इन वीवो बॉडी के अंदर होता है. हमने स्टार्टिंग लेक्चर में पढ़ा वीवी पोरस मतलब बॉडी के अंदर जो डायरेक्ट बर्थ देगा. सारा कुछ तो भी प्रोडक्शन सब अंदर होगा बॉडी के, और वो डायरेक्टली बर्थ देंगे एक न्यू इंडिविजुअल्स को. लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बॉडी के बाहर. बॉडी के बाहर हम स्पर्म और ओवम लेंगे, उसको इम्प्लांट करेंगे और उसके बाद उसको बर्थ देंगे. ठीक है, दिस IVF टेक्निक इज यूज्ड इन अ रिसेंट मूवी कॉल्ड एज गुड न्यूज़. गुड न्यूज़ में ये तुमको IVF थेरेपी बताई गई है कि टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है, राइट. उसके बाद सेकंड जो है वो है सेरोगेसी. सेरोगेसी मदर, सेरोगेसी मदर. इसमें कैसा होता है कि अगर कोई फीमेल कभी भी और उसको कोई प्रॉब्लम है जिससे वो कभी भी मदर नहीं बन सकती, तो हम उसके हस्बैंड का स्पर्म लेके किसी और का ओवम लेके टेस्ट ट्यूब बेबी करेंगे और उसके यूटरस में इम्प्लांट कर देंगे. उसके वाइफ के नहीं, कोई अदर लेडी के यूटरस में इम्प्लांट कर देंगे. उसको हम बोलते हैं सेरोगेसी मदर. ठीक है, अगर आपने मूवी देखा होगा चोरी चोरी चुपके चुपके, सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा की, तो उसमें वो बताया सेरोगेसी मदर. ठीक है, एक कपल को अगर बेबी नहीं होता, अगर मेल या फीमेल में कोई प्रॉब्लम होती है, जनरली ये हम कब यूज़ करते हैं, जब फीमेल में प्रॉब्लम होती है. मेल का स्पर्म और मेल की स्टेबिलिटी मोबिलिटी सब बरोबर है और फीमेल में कोई प्रॉब्लम है, तो हम किसी और फीमेल का ओवम लेके उसके हस्बैंड का स्पर्म लेके हम यूनाइट करेंगे और किसी अदर लेडी में उसको इम्प्लांट कर देंगे. उसको हम बोलते हैं सेरोगेसी मदर. ठीक है, सेरोगेसी मदर अभी आजकल ट्रीटमेंट चल रहा है. आजकल ट्रीटमेंट IVF भी चलता है कि जो चाइल्डलेस पेरेंट है, जो चाइल्डलेस कपल है, वो चाइल्डलेस कपल को भी चाइल्ड देने के लिए हम लोग ये वाली टेक्निक यूज़ करते. दिस इज कॉल्ड एज मॉडर्न टेक्निक फॉर रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मतलब क्या हुआ, हमने क्या किए, एक नया इंडिविजुअल बर्थ किए लेकिन बॉडी के बाहर, राइट, और उसको इम्प्लांट कहाँ कर दिए, बॉडी के अंदर. तो अल्टीमेटली हमने इसको टेक्निक बनाई. दिस इज अ टेक्निक. ये टेक्निक के वजह से जो चाइल्डलेस पेरेंट थे उनको भी चाइल्ड हुआ,
दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसमें हमारी दो टेक्निक आती है, दैट इज आईवीएफ थेरेपी, जिसको हम इन विट्रो बोलते हैं, और सैरोगेसी मदर, यानी जो बेसिकली लेडी रहेगी वो हमारे को हमारा बच्चा जन्म करके देगी और अपना कुछ भी जो भी उनका चार्ज रहता वो चार्ज लेगी। ठीक है, इनको संभालने के लिए हमें अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बर्थ कंट्रोल। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करना जरूरी है, जिसके लिए हम क्या रखेंगे, बर्थ कंट्रोल। अब बर्थ कंट्रोल मतलब ज़्यादातर होता है कि हम दो हमारे दो, वैसी ये बर्थ कंट्रोल में हमारे मेथड्स है कि हम कैसे कैसे बर्थ कंट्रोल रख सकते हैं। ठीक है, बर्थ कंट्रोल में दो मेथड है, एक है टेम्पररी मेथड और दूसरा है परमानेंट मेथड। ठीक है, परमानेंट मेथड को हम सर्जिकल मेथड भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें सर्जरी होती है। ठीक है, हम देखते हैं टेम्पररी मेथड में क्या क्या होता है। टेम्पररी मेथड में सबसे पहला होता है सेफ पीरियड, दूसरा बाय सम फिजिकल मीन्स, तीसरा केमिकल, बाय सम केमिकल मीन्स। ठीक है, तो सेफ पीरियड यानी ऐसा पीरियड जिसमें ओव्यूलेशन नहीं होता, जो ब्लीडिंग के बाद का पीरियड होता है 5 to 13 डेज, जिसमें ओव्यूलेशन नहीं होता, तो मोस्ट प्रोबेबली मैनी कपल्स डू सेक्सुअल इंटरकोर्स इन दैट पीरियड, सेफ पीरियड, उसको सेफ पीरियड बोलते हैं। बट एग्जैक्टली वो सेफ नहीं होता है, क्योंकि अगर वो फीमेल का अगर वो ओव्यूलेशन डे रहा तो हमें वो अगर याद नहीं रहा और उस दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो बेबी बर्थ ले सकता है। तो ये सेफ पीरियड हम बोलते हैं, बट एग्जैक्टली इट इज़ नॉट सेफ फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो हम ये अवॉइड करेंगे। फिजिकल मीन्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे डिवाइसेस हो गया या कुछ, तो हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं कॉन्डम्स, या तो आईयूडी जिसको हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं कॉपर टी, तो कॉपर टी 2 साल 3 साल 5 साल के लिए होती है, जिसमें स्पर्म नहीं जाता, इसके अंदर स्पर्मिसाइड दिया जाता है, जिसके कारण स्पर्म ब्रेक हो जाता और स्पर्म यूनाइट नहीं हो पाता। केमिकल मेथड में हम लोग यूज़ कर सकते हैं जेलीज, परफ्यूम्स, जो स्पर्मिसाइड करके काम आएंगी। हम लोग एक और मेथड इसमें यूज कर सकते हैं टेम्पररी में, जिसको हम बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्ट्स। क्वाइटस इंटरप्ट्स में ऐसा होता है कि जब भी हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं और उस मेल को अगर ऐसा लग रहा है कि जस्ट सीमेन इज फॉलिंग डाउन और सीमेन इजैकुलेट हो रहा है, तो वो इंटरकोर्स को रोक देगा, दैट इज कॉल्ड एज क्वाइटस इंटरप्ट्स। क्वाइटस मतलब कॉपुलेशन, इंटरप्ट मतलब उसमें इंटरप्ट हो गया, रुक गया। ठीक है, तो क्वाइटस इंटरप्ट्स भी एक मेथड है जिसको हम टेम्पररी मेथड बोलते हैं। ठीक है, केमिकल मेथड में हमने जेलीज एंड परफ्यूम देखा, फिजिकल मेथड में कॉन्डम्स एंड इंट्रायूटेराइन डिवाइस। वैसे ही परमानेंट मेथड में हमारे पास दो मेथड है, मेल के लिए हम बोलते वैसेक्टोमी और फीमेल के लिए हम लोग बोलते ट्यूबेक्टोमी। फीमेल के लिए बोला जाता है ये ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, दिस इज सर्जिकल मेथड। इस सर्जिकल मेथड में हम कट करते हैं वास डिफरेंस एक ऐसी डक्ट है जो बेसिकली कहाँ रहती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो प्रोस्टेट ग्लैंड से पूरा सीमेन लेके कहाँ आएंगी, टेस्टिस तक। जब तक वो सीमेन नहीं आएगा तब तक स्पर्म बाहर जाएगा ही नहीं, इसलिए हमने उसी को कट कर दिया। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी, इसमें हम फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया हमने। तो बेसिकली क्या हुआ, ओवरी से ओवम जनरेट हुआ, लेकिन वो फैलोपियन ट्यूब में आया ही नहीं, और फैलोपियन ट्यूब में आया भी तो स्पर्म वहां तक नहीं जा पाएगा क्योंकि फैलोपियन ट्यूब कट है। इसलिए हम इसको बोलते हैं परमानेंट मेथड। ये परमानेंट मेथड है, जिस दिन ये ऑपरेशन करा लिया हमने, जिस दिन ये सर्जरी करा लिया हमने, उस दिन हमको उसके बाद बेबी जनरेट नहीं कर सकते। द रीजन दिस इज अ परमानेंट मेथड, दिस इज अ टेम्पररी मेथड। ये टेम्पररी मेथड है सारे। इसमें हम देख सकते हैं सेफ पीरियड मतलब हमने देखा कि ऐसा पीरियड जो क्वाइटस वाला पीरियड हो जिसमें ओव्यूलेशन नहीं होता है। ऐसा कौन सा पीरियड है, दैट इज द डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, डे नंबर 5 to डे नंबर 13। ठीक है,
फिजिकल में हमने देखा कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं कॉन्डम्स और आईयूडीज, दैट इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। केमिकल्स में हमने जेलीज, यानी हमको वो वजाइना में जेलीज पुट करना है, परफ्यूम पुट करना है, जिसके कारण स्पर्म जाएगा और स्पर्म मर जाएगा। क्वाइटस इंटरप्ट मतलब कि जब भी कोई कॉपुलेशन हो रहा है तो कॉपुलेशन के दौरान जब भी स्पर्म इजैकुलेट होगा तो वो स्पर्म इजैकुलेट वजाइना में ना करते हुए हम बाहर इजैकुलेट करेंगे, डेट इज क्वाइटस इंटरप्ट। और सर्जिकल मेथड और परमानेंट मेथड में हमने देखा मेल में वैसेक्टोमी यानी वास डिफरेंस को रिमूव कर देंगे और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी यानी फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देंगे, राइट। इसके बाद हम देखते हैं नॉर्मल मेथड की पार्चुरेशन डिलीवरी होती कैसी है, ट्विंस कैसे होते हैं, ठीक। जनरली जो जस्टेशन पीरियड होता है, जस्टेशन पीरियड में क्या होता है कि हम लोग फीमेल बेसिकली 9 महीने 9 दिन इंतज़ार करती है और उसके बाद उसे लेबर पेन जनरेट होता है एंड अल्टीमेटली द बेबी इज ऊज आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। बट इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्पर्म, ठीक है, स्पर्म में हेड होता है, हेड के ऊपर टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर मिडल पीस होता है और टेल होती है, ठीक है। दिस मिडल पीस इज फिल्ड विथ माइटोकॉन्ड्रिया, ये मिडल पीस हो गया, मिडल पीस। यहाँ न्यूक्लियस होता है उसका, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज एक्रोजोम, एक्रोजोम एंड दिस इज टेल, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म में एक्रोजोम जो होता है वो एग में घुसने के लिए मदद करता है। सपोज ये अगर एग है तो एग को ब्रेक करने में और इसके अंदर जाने में एक्रोजोम मदद करेगा, क्योंकि ये एक्रोजोम क्या रिलीज करेगा, एक एंजाइम रिलीज करेगा जिसके कारण यहाँ से ये ब्रेक होगा और स्पर्म इजीली अंदर एंटर कर पाएगा। इसका जो न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस दोनों मिलेंगे, यूनाइट होंगे और फॉर्म होंगे जाइगोट। ये मिडल पीस है, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जनरली मदद करेगा स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने में, क्योंकि हमारे सारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, दैट इज एटीपी। ये एटीपी बनाएगा उतनी ही तेजी से ये भागेगा। आपने 3 इडियट्स पिक्चर देखी होंगी, उसमें बताते हैं लाइफ इज अ रेस और स्पर्म को भागते हुए दिखाते हैं। तो स्पर्म को भागते हुए दिखाया, स्पर्म को भाग रहा है वो, तो उसकी एनर्जी कौन दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। और वो मूवमेंट किसके मदद से होता है, टेल की मदद से। इस टेल को हम बोलते हैं फ्लैजेला, फ्लैजेला। और स्पर्म की मूवमेंट को हम बोलते हैं फ्लैजेलर मूवमेंट, फ्लैजेलर मूवमेंट, या इसको हम बोलेंगे वर्लिंग मूवमेंट। ये वर्लिंग मूवमेंट करता, वर्लिंग मूवमेंट मतलब इसका हेड कांस्टेंट रहता है एक जगह पे और टेल मूव होती रहती, और टेल जैसी मूव होती रहेंगी तो ये कहाँ जाएगा, आगे, राइट। इसको हम बोलते हैं फ्लैजेलर मूवमेंट, राइट, या वर्लिंग मूवमेंट आप इसे बोल सकते हैं। स्पर्म का ये स्ट्रक्चर है और ये ओवम से यूनाइट होता है। ये ओवम से यूनाइट हुआ तो ये ट्विंस बनाता है कभी कभार, और नॉर्मल बेबीज भी जनरेट होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब भी स्पर्म ओवम से यूनाइट होगा तो ट्विंस बनेंगे, ठीक है। तो ट्विंस कैसे बनते हैं, ठीक है। पहला ट्विंस है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। दूसरा है डाइजाइगोटिक ट्विंस और तीसरा है कॉन्जॉइंट ट्विंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मोनोजाइगोटिक मतलब एक जाइगोट बनेगा, ठीक है। मोनोजाइगोट मतलब क्या होगा, एक जाइगोट बनेगा, और एक कहाँ बनेगा, ये एक ही स्पर्म से एक जाइगोट बनेगा, उसको मैं बोलूँगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस, राइट। अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस हमारे पास अगर एक स्पर्म है और एक ओवम है, इससे बनेंगे तो इसको हम बोलेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मगर एक स्पर्म है और एक ओवम को उसने 2 चीज में डिवाइड किया तो उसको मैं बोलूँगा डाइजाइगोटिक। लेकिन अगर वो 2 चीज में डिवाइड नहीं कर पाया तो मैं उसे क्या बोलूँगा, डेट इज कॉन्जॉइंट ट्विंस, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कौन से ट्विंस कैसे पैदा होते हैं, राइट। दिस इज स्पर्म, दिस इज ओवम, ठीक है। स्पर्म ये ओवम है। अब स्पर्म ने क्या किया, ये ओवम को 2 में डिवाइड कर दिया, एक ही ओवम को 2 में डिवाइड किया, इसलिए मैं इसको बोलूँगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और ऐसे में हमको या तो फीमेल फीमेल की जोड़ी आएंगी
यानी फीमेल फीमेल मिलेंगे, या तो हमको मेल मेल मिलेगा, ठीक है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस। डायजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता, एक ओवम एक ओवरी से रिलीज होता, दूसरा ओवम दूसरे ओवरी से रिलीज होता, और दोनों स्पर्म जाके इसको बाइंड करते, इसको बोलते हैं डायजाइगोटिक ट्विंस। इसमें मेल मेल की जोड़ी भी आ सकती है, फीमेल फीमेल भी हो सकता है, ठीक है, या तो फिर जुड़वा मेल फीमेल भी हो सकते हैं, राइट। कॉन्जॉइंट ट्विंस में होता है दिस इज स्पर्म दिस इज ओवम। होगा क्या कि ये स्पर्म की कैपेबिलिटी नहीं है कि ये एग को ब्रेक कर सके, तो ये जॉइंट रह जाएंगे, तो जॉइंट ट्विंस आर कॉल्ड एज कॉन्जॉइंट ट्विंस। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जॉइंट ट्विंस। कॉन्जॉइंट ट्विंस में फीमेल फीमेल मेल मेल ऐसी जोड़ी आती है, ठीक है। एक एग से हुआ और एक एग को दो में कन्वर्ट किया तो मोनोजाइगोटिक, दो एग से हुआ दो स्पर्म से हुआ तो डाइजाइगोटिक, और एक एग ने एक स्पर्म ने एक एग को बरोबर मोल्ड नहीं कर पाया या बरोबर ब्रेक नहीं कर पाया तो कॉन्जॉइंट ट्विंस तैयार होते हैं, राइट। दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्विंस। एग्जाम में आता है कि राइट द टाइप्स ऑफ ट्विंस, तो आपको ये तीन प्रकार लिखने हैं, डाइजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक एंड कॉन्जॉइंट ट्विंस, ठीक है। इसके बाद हमारा है कि ये सारे ट्विंस हो गए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गई। अब रिप्रोडक्टिव डिसीजेस, इससे रिलेटेड डिसीजेस क्या क्या है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव डिसीजेस, रिप्रोडक्टिव डिसीजेस, ठीक है। इस रिप्रोडक्टिव डिसीजेस में सबसे पहला है सिफिलिस। सिफिलिस, दैट गनरिया, गनरिया, थर्ड एड्स, ठीक है। सिफिलिस जनरली इसमें ऐसा होता है, आपके बुक में दिया है एलोपेशिया नाम का इसमें सिम्टम्स होता है। एलोपेशिया मतलब रिमूवल ऑफ हेयर्स फ्रॉम योर बॉडी, हेयर चले जाते हैं, जैसे कैंसर पेशेंट में जनरली हेयर चले जाते हैं, वो होता है सिफिलिस। गनरिया में यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगा, और ये जो डिसीज करता है वो है निस्सेरिया गनरिये, इसका बैक्टीरिया का नाम है निस्सेरिया गनरिये, राइट। ये डिसीज करेगा। यूरिनेशन में सिम्टम्स ऐसे है कि इसके यूरिनेशन में जलन होंगे, ठीक है। मेल स्टरलाइल हो जाता जिसके कारण वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है। वहाँ अल्सर्स भी डेवलप हो सकते हैं। और एड्स, एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका जो वायरस है ये होता है HIV वायरस, डेट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसकी खासियत यह है कि इसके बॉडी के अंदर RNA होता है, बट जब ये हमारी बॉडी में घुस जाता है तो सेम टू सेम हमारे DNA की कॉपी बनाता है, और DNA की कॉपी बनाने के बाद ये हमारे ही बॉडी में ग्रो होता है और हमको सिम्टम्स मिलेंगे 10 ईयर्स बाद। यानी अगर किसी को एड्स का वायरस 2020 में अटैक करता है तो 2030 में उसको वहाँ के सिम्टम्स नज़र आएंगे। तब तक के ये हमारी पूरे बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप नहीं, ये इम्यून सिस्टम जो डेवलप्ड है हमारा उसको अनडेवलप्ड यानी पूरा ही ख़राब कर देता, ठीक है। जिसके कारण हमें इम्यून सिस्टम ख़राब हो गया तो हमारे को जो दूसरी बीमारियां हैं वो भी आ सकती है, राइट। गनरिया ये मेल्स में होगा, इसमें यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो सकता है और ये ट्रांसफ़र हो सकता है फीमेल को। सिफिलिस में एलोपेशिया होगा, एलोपेशिया मतलब रिमूवल ऑफ हेयर्स होगा, राइट। इसमें यूरिनेशन में भी तकलीफ हो सकती है, और देयर इज़ नो सेंसेशन जोन भी ऐसा हो सकता है इसमें, इसको बोलते हैं सिफिलिस, राइट। देन हमें अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना है अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का अगर हमने हाइजीन मेंटेन नहीं किया तो हमें ये सारे डिसीजेस हो सकते हैं, जिसको हम STD भी बोलते हैं। STD मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं सारे डिसीज़, फ्रॉम मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल, कैसे भी ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एड्स अगर मेल को है, अगर उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स फीमेल के साथ किया तो उसको भी हो जाएगा, और उनकी आने वाली जनरेशन में भी ये हो सकता है। एड्स जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, सेम सिफिलिस और गनरिया भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत अच्छी रखनी पड़ती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी अच्छी रही तो हमें ये सारे डिसीजेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन। थैंक यू।